प्रश्न है भारत में जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती है वह है, तो आपको बताना है राइट आंसर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी प्रश्न पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके सामने हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आंसर की ओर चलेंगे। आंसर है थोक मूल्य सूचकांक से भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सेकंड प्रश्न है संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय कौन सी है? तो आंसर की ओर चलेंगे, वो है आपकी ब्याज की अदायगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हैं आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न। इसी प्रकार एक उत्तराखंड और आपका भूगोल का प्रश्न है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबको पता है, वो है रामनगर। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आगे। अब देखेंगे कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, निम्न देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है? तो आपको बताना है निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है। तो राइट आंसर है रूस। रूस की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, जबकि अफगानिस्तान की सीमा मिलती है भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ और चीन के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, याद रखना है। अब प्रश्न है, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, निम्न राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो अभी मणिपुर में हिंसा हुई थी, आप सबको याद होगा, समाचार पत्रों में ये खबर बनी हुई थी। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो मणिपुर राज्य से नहीं मिलती है। तो आपको याद हो गया होगा ये प्रश्न बहुत ही आसानी से, जबकि मिजोरम से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है। तो मणिपुर से किस देश की सीमा रेखा स्पर्श करती है? तो वो है एम से म्यांमार। म्यांमार से स्पर्श करती है मणिपुर की सीमा। और अभी म्यांमार न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि भारत की ओर से वहाँ खोला गया है सितवे एयरपोर्ट। सितवे एयरपोर्ट भारत की सहायता से कहाँ खोला गया है अभी हाल ही में? तो राइट आंसर है म्यांमार। म्यांमार को यहाँ राइट करेंगे। अब प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वो कौन से हैं? तो सीधे आंसर की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नदियों वाले चैप्टर से ये प्रश्न था। गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील, सबसे बेकार झील है बेकाल झील। तो बेकार झील है बेकाल झील, याद रख सकते हैं। और ये कहाँ है? बेकाल झील है आपके रूस में, जो सबसे गहरी झील है, किसी काम की नहीं है। उसके बाद चलते हैं, अब आपको यहाँ सही मिलान करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भील, यहाँ आपको सही मिलान करना है। भील जनजाति संबंधित है राजस्थान से, राइट। संताल जनजाति झारखंड, राइट। खासी जनजाति सिक्किम नहीं। खासी जनजाति आपकी संबंधित है, आपने सुना होगा खासी हिल्स के बारे में, गारो हिल्स के बारे में। तो ये सब कहाँ है? आपकी मेघालय में है। तो खासी जनजाति कहाँ है? खासी जनजाति आपकी मेघालय में। और टोडा जनजाति इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है। तो याद रखना है, भील राजस्थान में, संताल झारखंड में, खासी मेघालय में और टोडा जनजाति है तमिलनाडु में। तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब देखिए यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इन सबको याद रखना है क्योंकि ये क्रम में लगाने को आ सकते हैं कब कौन सी घटना हुई। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी ने अमारा सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की? तो आपको बताना है राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन 1905। अब प्रश्न है, वो कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है और राइट आंसर है वर्ष 1929। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला उनका क्या नाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। ऑप्शन डी यहाँ राइट करेंगे, अब्बास तैयब जी। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा? तो ये बात हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इस प्रश्न को याद रखना है। और वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार। इनका नाम भी आपको याद रखना है।
जो आपको याद होगा, क्योंकि वर्ष 1916 बहुत ही विशेष है, यानी 1916 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही विशेष है। प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया? तो वो था आपका ऑप्शन बी, नवजीवन। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, नवजीवन राइट आंसर है। अब चलेंगे व्याख्या की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्याख्या है। वर्ष 1932 में नवजीवन समाचार पत्र बंद होने के बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु नामक पत्र का प्रकाशन किया। तो याद रखना है, अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न जिसका आंसर आप सबको पता है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे आपके विनोबा भावे, और ये वर्ष 1951 में हुआ था आंध्र प्रदेश में। प्रश्न है, निम्न में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वो थे? तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लीटन के समय में आया था, और इसको समाप्त किसने किया? यहाँ निरस्त होगा, तो लॉर्ड रिपन के समय में इस एक्ट को समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। निम्न में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड लीटन ने 1878 में देसी समाचार पत्र पर नियंत्रण रखने हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो लॉर्ड लीटन लाए थे 1878 में। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। तो कभी कभी प्रश्नों की भाषा भी उलझा दिया करती है। प्रश्न है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वो कौन सा वर्ष था? तो वो था वर्ष 1942। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में भारत का सहयोग पाना। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भी आपको पता लग गया है। प्रश्न है, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष साइन किया गया? तो किस वर्ष शिमला समझौते में हस्ताक्षर किए गए? तो वो वर्ष था वर्ष 1972। याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता 1972 में। खिलाफत आंदोलन के साथ वो कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी को यहाँ टिक करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 की, जबकि खिलाफत आंदोलन चला था वर्ष 1919 में। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया उसका क्या नाम था? तो आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी यहाँ हम टिक करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वो कौन सा था? तो बहुत से लोग पाटलिपुत्र कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज। वो था आपका कन्नौज। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी स्थापित की। इससे पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे हैं। तो ये सब पूछे जाते हैं। अब है, गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है? दिनार है आपका स्वर्ण सिक्कों का। दिनार कहा जाता था गुप्त अभिलेखों में या गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को। याद रखना है, जबकि रूपक या रुपयक कहा जाता था चांदी के सिक्कों को। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। दिनार स्वर्ण सिक्के और रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के हैं रूपक या रुपयक। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो वो कौन है? तो वो है मांडा। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू और कश्मीर में स्थित मांडा करता है। इसी तरह दक्षिणी सीमा का दैमाबाद, पूर्वी सीमा का आलमगीरपुर तथा पश्चिमी सीमा का सुतका गैंडौर करता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जो आप सबको पता ही है। अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र में संबंधित है? यानी प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है, यानी जो प्रशासनिक सुधार हैं उनसे संबंधित हैं। तो वो है आपका पाल एपेल्बी रिपोर्ट। पाल एपेल्बी रिपोर्ट आपकी प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है, यानी प्रशासन के सुधार से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि इसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं? तो वो है आपका आर्टिकल 21। ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो चलेंगे सीधे आंसर की ओर। तो राइट आंसर है कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कटौती प्रस्ताव। इसको ध्यान देंगे।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सबको पता है 12। प्रश्न है, भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वो थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारत के संविधान में। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो वो कौन सा हो सकता है आर्टिकल जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो आर्टिकल 23 और 24। तो राइट आंसर है आर्टिकल 24। व्याख्या की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये याद रखना है, आर्टिकल 24। और आर्टिकल 23 मानव व्यापार को यहाँ निषेध किया गया है, ये भी आपको याद रखना है आर्टिकल 23 में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 79 संसद का गठन, राइट। आर्टिकल 226 धन विधेयक की परिभाषा, रॉन्ग। आर्टिकल 153 राज्यों का राज्यपाल, राइट। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय, ये भी राइट है। और अगर हम धन विधेयक की बात करें तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण केवल लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।